हमारा ताल्लुक उस जनरेशन से है जहाँ पे वालिदैन की अपने बच्चों को लेके 2 ही ख्वाहिशें होती थी, या वो डॉक्टर बन जाएँ या वो इंजीनियर बन जाएँ। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मैं लायक तो थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज का ना मेरा एप्टीट्यूड था, ना मेरा वहाँ दाखिला हुआ, थैंक गॉड। उस वक़्त बड़ा दुःख था, ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, फेलियर हैं, शायद हम बिल्कुल ही एक गुमनाम से एक जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि हमें बताया ही गया था हम हमारी जनरेशन को। सो फिर जब डॉक्टर नहीं बने तो फिर दूसरा तय हुआ कि चलो इंजीनियर बन जाते हैं। उस वक़्त आईटी का बड़ा बूम था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। तो थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना ख़ानदान में प्रेस्टीज बहाल हुई कि नहीं, नहीं बच्ची इतनी भी नालायक नहीं है। एनीवेज़ सो आई बिकेम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया कि इसमें भी मेरा इतना कोई ख़ास एप्टीट्यूड नहीं है, मेरी इंक्लिनेशन नहीं है। बड़ी देयर वाज़ अ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप। तो हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। सो गलतियाँ करके, गलत डायरेक्शन में जाके, टाइम वेस्ट करके फिर बहुत कुछ सीखा। जब ग्रेजुएट कर लिया तो पहले एचआर रिलेटेड जॉब्स की, और इवेंचुअली उस वक्त मीडिया में बूम आ रहा था तो बहुत सारी नौकरियां खुल गई। रैंडमली अप्लाई कर दिया वेबसाइट पे जियो टेलीविज़न की, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि कॉल आ जाएगी। कॉल आ गई एंड एज दिस रेस्ट इज हिस्ट्री। शुरू में तो एक बड़ी कूल सी जॉब थी कि देखें ओ चैनल में जाके काम करेंगे, टीवी है, हाउ कूल, इतने मज़े के लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके साथ ऑफिस में मज़ा भी बहुत आ रहा है, माहौल बड़ा अच्छा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड डॉनिंग ऑन मी कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगियों में। यू आर टचिंग पीपल्स लाइव्स एक्चुअली, और फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि ओ माई गॉड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट, जब आप एक खिलंडरे हा हा ही एक जस्ट आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी किड से आप एक ज़रा सीरियस इंडिविजुअल बनते हैं, तो फिर आपको होता है कि यार हमें अपने इस काम को, इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना चाहिए है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए है। आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ रहा है तो आपको अब इस जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ केप्ट मी गोइंग सो फार। इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ कि फिर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मुझे, ख़ानदान ने भी। सो मुझे कोई रेजिस्टेंस, कोई भी जिसे कहते हैं इसके बारे में कोई गलत राय नहीं सुननी पड़ी। प्रोफेशनली जब मैंने इस फील्ड को जॉइन किया, मुझे 14 साल हो गए हैं। आज तक जो भी मुझसे एसोसिएटेड हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे ससुराली, सब बहुत प्राउड हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी कि जो मैं करती हूँ। और शुक्र है इस मामले में मुझे बिल्कुल भी किसी रेजिस्टेंस का, किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मदद की मेरी आगे बढ़ने में ज़िंदगी में। हेल्प एक खातून को ये चाहिए होती है कि उसके रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की जाएँ, यही बहुत बड़ी हेल्प है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत फैसिलिटेट, ज़्यादा एक स्टेप आगे जाके फैसिलिटेट करें, वो तो बहुत ही बड़ी बात है ना। अगर आप किसी लड़की को उसके ख्वाबों की ताबीर करने, हासिल करने की कोशिश से रोक नहीं रहे, तो ये भी बड़ा एहसान है हमारे माशरे में, मेरा ख्याल है। बट हैविंग सेड दैट, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवली सपोर्ट किया। हमारा काम ऐसा है, रात के किसी भी पहर शहर में, शहर से बाहर जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। कई कई घंटे आप जो है काम कर रहे होते हैं। कोई रेगुलर शुरू में वर्क आवर्स नहीं होते थे, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर होती थी। सो उसमें कभी ये नहीं हुआ कि घर आ जाओ, क्या कर रही हो, किधर हो, हमें बताओ। हमें कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं था घर में। और लड़कियां थीं जो बेचारी, जिनके घर वाले कहते थे कि बस अब घर आ जाओ, इट्स गेटिंग टू लेट। तो फिर वो चली जाती थी, और फिर उन्होंने बहुत दफ़ा बहुत सारी टास्क जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, इसी रवैये की वजह से कि घर वाले कहते थे कि बस अब घर आ जाओ। शादी के बाद मेरे ससुरालियों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं तीसरे दिन जाके रोड शो कर रही थी शादी के, ये नहीं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। दे सेड हाँ काम है जाओ। सो पिक करना, ड्रॉप करना, कहीं अगर पहुंचना है तो वहाँ पे सब कुछ जिस तरह से वालिदैन हेल्प करते हैं वो हेल्प करना। मेरा ख़्याल है मलाला का इंटरव्यू, जब वो पाकिस्तान आई थी, सो उनका इंटरव्यू मैंने किया था, और वो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ शी इज़ अ वंडरफुली ग्राउंडेड एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा यादगार मोमेंट था। फिर उसके अलावा आईडीपी सिचुएशन थी, जब 2009 में मैं स्वात में गई थी, उन कैंप्स में गई थी, वो मुझे कभी नहीं भूलता। इसलिए नहीं भूलता बिकॉज़ उन लोगों के पास कुछ नहीं था, वो कैंप्स में रहते थे, वो अपने
टेंटों में रहते थे, उनके पास खाने के लिए बहुत मुख्तसर चीज़ें थी, लेकिन जब मैं उनके टेंट में किसी के गई इंटरव्यू करने के लिए, तो उनके पास जो कुछ था उन्होंने सारा मेरे सामने ला के रख दिया, क्योंकि हम उनके मेहमान थे। और दैट्स व्हाट स्वाति पीपल आर ऑल अबाउट, कि उनके कोई पास आए तो उनको ज़रूर उसकी मेहमान नवाजी करनी होती है। एंड आई फेल्ट लाइक क्राइंग एट दैट टाइम, क्योंकि उनके पास हमारे नज़रिए से कुछ नहीं था, लेकिन शायद मैं उनसे बहुत बड़ा लेसन उस दिन सीख कर आई कि कुछ नहीं भी हो तो हाउ टू शेयर थिंग्स विद पीपल। चंद शख्सियात की गलती की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है लोगों को। और बंद कमरों में हुए हुए फैसले जो थे, उनका रियल ज़िंदगियों पे क्या इम्पैक्ट था। वो नंबर्स नहीं थे आईडीपीज़, वो एक्चुअली हर कोई एक अलहदा ख़ानदान था, एक अलहदा स्टोरी थी। अपना घर बार छोड़ के आना और इस तरह पड़े रहना कसम पुरसी की हालत में कैंप्स के अंदर, आई डोंट नो कि लोगों ने कैसे किया। फिर शुक्र है वो ऑपरेशन कामयाब हुआ, लोग वापस गए अपने घरों के अंदर। लेकिन यहाँ ये एक बहुत बड़ा जिसे है एहसास हुआ ये कवर करके मुझे। आईडीपीज़ में हमने, मुझे याद है कि एक दफ़ा हम एक ख़ानदान से मिलने गए, तो उनकी ख़वातीन जो थीं वो कशीदाकारी करती थी और वो शॉल्स वगैरह बनाया करती थी। तो वो जब वापस वो उधर से निकली अपने घरों से, तो वो ज़्यादा सामान नहीं उठा पाई थी, पर उन्होंने अपना थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का सामान और कपड़े वगैरह उठा लिए थे। और फिर वो कैंप्स में उन्होंने फिर वो एम्ब्रॉयडरी शुरू की, उन्होंने वो काम करना शुरू किया, क्योंकि उनको खर्चा उठाना था, उनको पैसे कमाने थे, और वो उधर बैठ के वो करती रहती थी। उनको था कि जी जो आ रहे हैं लोग, वो हमसे कुछ खरीद के जाएँ। सो दैट वाज़ बहुत ही एक पावरफुल मोमेंट था कि यार ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। और उसमें भी उन्होंने वो होप रखी, और उन्होंने वो जो अपनी खुददारी को उसमें भी उन्होंने उस पे आँच नहीं आने दी। अमेजिंग स्टोरीज़ में भी किसी को एक दिन किताब लिखनी चाहिए, जो उस पूरे ऑपरेशन और उन आईडीपीज़ के साथ इंटरेक्शन पे। मेरा जेंडर अपॉर्चुनिटी भी है, और ऑब्वियसली इसके अलग चैलेंजेस भी हैं। अपॉर्चुनिटी ऐसे कहूँगी कि जब मैं न्यूज़ एंकर बन रही थी, तो उनको स्पेसिफिकली फ़ीमेल न्यूज़ एंकर की ज़रूरत थी। तो ऑब्वियसली बीइंग अ फ़ीमेल मुझे चांस मिला। लेकिन ऑब्वियसली आपको सिर्फ आपके जेंडर की वजह से चांस ही मिल सकता है, उसको प्रूव करना, जगह को रिटेन करना और मेहनत करना आपका काम है। वो की है। इसमें चैलेंजेस क्या हैं? बहुत चैलेंजेस हैं। आई थिंक सो डबल मेहनत करनी पड़ती है, खाली इसी फील्ड में नहीं, तकरीबन हर फील्ड में। ऑल्सो ये चीज़ फिर ट्रांसलेट होती है एक्सेस में भी। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल रिपोर्टर या मेल एंकर है, आई थिंक उसके पास लग्जरी होती है कि वह रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठे ऐसी मीटिंग्स में जहाँ पे रिलेशनशिप्स बनती हैं, जहाँ पर प्रोफेशनल बॉन्ड्स बनते हैं। ख़वातीन वो नहीं कर सकती हैं। हाँ, हमें 10-11 बजे के बाद हम घर आ जाते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली और भी ज़िंदगी में काम है। और बहुत मायूब भी समझा जाता है हमारे माशरे में रात को देर तक बैठ के सोशलाइजिंग करना ख़वातीन का, और वही काम अगर आदमी कर रहे हैं मेरी कैपेसिटी में, तो उनके लिए बुरा नहीं है। तो बस फिर ये है कि फिर वो एक्सेस, वो बॉन्ड्स और वो जो चीज़ें हैं ना, उस पे आई थिंक वी मिस आउट, और फिर वो ट्रांसलेट करता है आपके स्क्रीन के काम पे भी। बिकॉज समहाउ मुझे लगता है इट्स अ वेरी बिग बॉयज़ क्लब, जहाँ पे वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन हिटिंग ऑन द ग्लास सीलिंग एंड ट्राइंग टू ब्रेक इन। हाँ, तो हालात बहुत पहले से बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक है ऑडियंस का भी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ खुद ही बैठ के सारे फैसले कर लें या सिर्फ आपकी ही वॉइस नज़र आए। अब आपकी ऑडियंस डिमांड कर रही है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, हमारी आवाज़ कहाँ है। ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर अब आदमियों को भी बात करनी पड़ती है, चाहे वो मोटरवे रेप केस आप देखें, या नूर मुकद्दम केस देखें, या आप कोई भी बड़ा हाई प्रोफाइल, वो जो मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर के साथ हुआ था। अब ये बात नहीं है कि ख़वातीन के इश्यूज़ इग्नोर हो जाएंगे। सो येस, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बढ़ रही है, और इसने बढ़ना ही है। देखिए, ये वापस तो सर्कल नहीं चल सकता कि इसने आगे ही बढ़ना है, इसने आगे ही जाना है। क्या उस पेस से बढ़ रही है जिस पेस से बढ़नी चाहिए? नहीं। लेकिन क्या मैं कहूँ कि चीज़ें वहीं रुकी हुई हैं? नहीं, आगे बढ़ रही हैं। हाँ, सो आई टेक इट। आई थिंक आई टेक दैट सिल्वर लाइनिंग, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि और ज़्यादा बेहतर पड़ेगी पार्टिसिपेशन।
आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ पोलराइज्ड, आई थिंक पूरा रीजन पोलराइज्ड है, और आई थिंक हम मीडिया चूँकि इस मुल्क का एक अहम हिस्सा हैं और हम में से वो लोग वही हैं जो इस सोसाइटी से आते हैं। सो एक पोलराइज्ड सोसाइटी से आने वाला जो भी शख्स होगा तो वो वही पोलराइज्ड होगा। हम किसी जजीरे पे नहीं रहते, हमारा कोई बबल नहीं है। हम रोज़ाना अपने दफातर से अपने घर जाते हैं, जिस मुआशरे में इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत पोलराइज्ड है। सो ये तवक्को बहुत गैर मुनासिब होगी अगर हम ये कहें कि मीडिया या मीडिया में काम करने वाले लोग उस पोलराइजेशन का शिकार नहीं हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। क्या ये हालात कभी बेहतर होंगे मुस्तकबिल करीब में? मुझे ऐसा होने का बिल्कुल शुबा दिखाई नहीं देता, बल्कि लगता है कि मज़ीद से मज़ीद पोलराइज होंगे, क्योंकि उसके इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं आपको पूरे खित्ते के अंदर। अगर आप देखें अपने पड़ोसी मुल्क भारत में, वहाँ पर भी ऐसा ही रुझान है, हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा ही रुझान है। तो दुनिया भर में ये बहुत इसका बढ़ता हुआ रुझान आई थिंक हम बहुत अनचार्टेड टेरिटरी में, मीडिया तो खैर बहुत दूर की बात है। आप देखें हमारी पॉलिटिकल क्लास के लिए कितनी डिफरेंट सिचुएशन है, उनको भी इससे ग्रैपल करने का वक्त मिल रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आला अदलिया में ये मामला है, वहाँ पे इशू सुना जा रहा है, तो बड़े ही यूनिक सिचुएशन में है। सो लाइकली बिल्कुल इसी तरीके से मीडिया भी बहुत एक नई जहत, एक नई बहस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये हुस्न भी है जमहूरियत का, लेकिन साथ साथ इतने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर मुल्क को एकदम से धकेल भी दिया गया है। आई होप इसका जल्द से जल्द फैसला हो, अदालतों से ही अब वो फैसला आएगा, क्योंकि अपेरेंटली लगता ये है कि जो सियासी जमातों ने अपनी तमाम बड़े बड़े फैसले और इदारों के हाथों में दे दिए हैं, तो बस ठीक है, अगर ऐसे ही होगा तो फिर और लोग आपके लिए फैसले करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेस आपकी इंक्रोच होती रहेगी। एब्सोल्युटली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब मैं उस सोशल मीडिया ख़ास तौर पे ट्विटर पे बहुत सारी बातें और ओपिनियन पढ़ती ज़रूर हूँ, मैं खुद ज़्यादा ट्वीट नहीं करती। अलबत्ता यस, उससे राय कायम करना, मुख्तलिफ आरा पढ़ना, मुख्तलिफ तरफ की बातों को समझना, क्लिप्स वगैरह जो होते हैं या कोई साउंड बाइट्स होते हैं या पुरानी वीडियोज़ होती हैं, या कुछ और न्यूज़ है, कभी कभी हम सोशल मीडिया से वो सोर्स करते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सोशल मीडिया पे ब्रेक हुए। ज़ैनब की जो बच्ची थी जिसका कत्ल हुआ था, वो सबसे पहले तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई। इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे के खिलाफ एक स्कैंडल था, वो सोशल मीडिया पे सबसे पहले पोस्ट हुआ। तो बहुत ज़्यादा खबरें अब सोशल मीडिया से भी जनरेट होकर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आ रही हैं। वो टिकटॉकर वाली जो मीनार पाकिस्तान वाली खबर थी, वो भी सबसे पहले वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हुई। तो ये तो बहुत बड़ी हकीकत है, और आई थिंक इट्स द फ्यूचर, और आई थिंक इस पे इवेंचुअली सबको ट्रांजिशन करना पड़ेगा और इसके बारे में सबको सीरियसली सोचना होगा। प्रिंट मीडिया के देखिए, रिटन वर्ड विल ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू। उसमें सब ये होगा कि अब आप बहुत सारे लोग इस तरह अखबार को खोल के नहीं पढ़ रहे, तो फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ तो रहे हैं। एक ज़माने मुझे याद है, वो एक गाना था, वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार, कि जी जो वीडियो आएगी तो रेडियो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक अब तो बल्कि उल्टा है, हम पॉडकास्ट कल्चर के ऊपर दोबारा जा रहे हैं, तो दोबारा हम विजुअल्स से ज़्यादा ऑडियो मीडियम की तरफ जा रहे हैं। सो आई वॉन्ट से कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ उसको पढ़ने के तरीके मुख्तलिफ हो जाएंगे, उनके प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो जाएंगे। क्या लोग टीवी देखना छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, मेरा ख्याल है वो जो क्लिप्स हैं वो अपने फ़ोन पे शायद देख लेंगे। मीडियम तब्दील हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो जो लिखा हुआ लफ्ज़, जो एडिटर्स बाकायदा मेहनत से लिख के उसको एक एक लफ्ज़ की वैल्यू और वज़न डाल के जो चीज़ तहरीर बनाते हैं, उसकी वैल्यू अभी मुस्तकबिल करीब में तो मुझे ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कामरान खान साहब का अगर मैं कहूँ कि मैं इनको जब से देख रही हूँ, वो हर रोज़ उनका शो के पीछे जो रिसर्च है, जो काम है, जो प्रोफेशनलिज्म है, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं आइडियोलॉजिकली, बहुत दफ़ा इख्तलाफात, मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन इससे मुख्तलिफ है, लेकिन उनके पीछे जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एनर्जी है, जो पैशन है और जो जज्बा, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी करियर के पहले साल में जितनी मेहनत करते होंगे, आज इस उम्र में आके भी वो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो वो एनर्जी लेवल और वो मेहनत का लेवल मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में कोई और करता है। तो वो बात है। फिर काशिफ अब्बासी साहब बहुत एफर्टलेस हैं कैमरे के सामने।
he's just so authentic and he's so himself. He jokes, he emotes, and you know, he makes all these weird gestures sometimes. जो उनके gestures उनके अल्फाज से ज़्यादा कभी-कभी हिट हो जाते हैं. I consider myself as an opinion maker. न्यूज़ ब्रेकर तो एज सच नहीं, आई वुड नॉट से, मैं अपने आप को वो नहीं समझूंगी, पर ओपिनियन मेकर येस, ये मैं ज़रूर उसकी तरफ कोशिश कर रही हूँ. क्या मैं मुकम्मल तौर पे ओपिनियन मेकर हूँ? आई डोंट नो, ये लोग बेशक बता सकते हैं, बट डेफिनेटली मेरी कोशिश यही होगी कि इस तरीके से अपने आप को मैं मज़ीद इस पर काम कर सकूँ. और दिस इज़ हु आई थिंक आई कुड बी. आई थिंक ये मेन मरकज़ी क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के जज्बात को ज़रूर उभारे, लेकिन इस हद तक ना उभारे कि वो वायलेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए. और सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ज़ाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा क्राउड हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं. मतलब अब इर्द गिर्द पुलिस भी होती है, वो कोशिश करते हैं, इंतज़ामिया आपके साथ एक पूरी DSNG वैन होती है, आपके साथ 5-6 लोग होते हैं एक टीम के, लेकिन आप आउट नंबर्ड होते हैं. उस वक्त आप उस क्राउड के रहमो करम पे होते हैं. सो कितनी भी आप सिक्योरिटी कर लें, या तो फिर हम खुद ही गन्स रखें इस सिचुएशन के ऊपर जब कभी हम फील्ड में कवर करने के लिए जाएं. लेकिन आई थिंक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन लीडरशिप की है कि वो अपने लोगों की पॉलिटिकल तरबियत करें कि इट्स नॉट ओके कि आप वायलेंस, बदतमीज़ी या हरासमेंट के ऊपर उतरें, ख़ासतौर पर ख़वातीन के साथ. हम काम तो नहीं छोड़ सकते किसी के कहने से. अभी भी अब मेरे ट्विटर अकाउंट पे देखें तो नीचे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी होती हैं. ठीक है, वही वो उनकी राय है, वो उनकी ज़िंदगी है, इट्स देयर प्राइवेट हेल वेयर दे लिविंग इन, जहाँ पे यू नो उनको शायद यही सिखाया गया है. और मुझे बड़ी कभी-कभी हमदर्दी होती है ऐसे लोगों के साथ जो आपकी गालियाँ आके लिखते हैं आपकी टाइमलाइन के ऊपर कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ क्या करते होंगे, अपनी ज़िंदगियों में जो उनके इर्द गिर्द ख़वातीन होंगी, जो उनसे मुंसलिक होंगी, उनसे मंसूब नहीं होंगी, उनके साथ क्या करते होंगे, यू नो. सो वो उनकी प्राइवेट हेल है, वो उन लोगों का प्रॉब्लम है बेचारे, पूरे लोगों का जो इस किस्म के नेगेटिव रवैये के साथ होते हैं. बट ठीक है, आप काम करते रहेंगे, पीछे हटने के तो जो ऑप्शन ही नहीं है, आगे ही जाना है. और यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं यहाँ तक पहुँचे कि हमने यहीं तक पहुँचना था, इससे आगे जाना है और इंशाल्लाह जाएंगे. बहुत दफ़ा हमारे आपस में ख़यालात जो हैं उनमें इख्तिलाफ़ राय पर हम बात करते हैं, और हम एक दूसरे को ये चांस देते हैं कि हम मुख्तलिफ़ ख़यालात के साथ कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं. इट्स नॉट ज़रूरी कि एक बीवी के ख़यालात वही हों जो उसके शौहर के हों, एक शौहर को वही कुछ सोचना चाहिए जो उसके घर में बाकी लोग सोचते हैं. हम दोनों इंडिविजुअल्स हैं, हमारी अपनी थिंकिंग अप्रोच है. एक इशू के ऊपर हम मुख्तलिफ़ तरीके से सोच सकते हैं. कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ, कई दफ़ा ये होता है वो मुझे कन्विंस कर लेते हैं. कभी ये होता है कि हम कहते हैं नहीं भाई हम नहीं कन्विंस हो रहे एक दूसरे से, ठीक है, लेट्स कोएग्जिस्ट, लेट्स अग्री टू डिसएग्री, एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके. तो ये जब इंसान डिफरेंट होंगे तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा. द की इज़ कि उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है टू बी प्रूवन राइट. सो इफ़ यू थिंक टू बी प्रूवन राइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो फिर आप अपने रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करना शुरू हो जाते हैं. सो या आपने अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि इट्स ओके कि हम कोएग्जिस्ट करते हैं, हम डिफरेंट लोग हैं और हम डिफरेंट ही रहेंगे. ऑब्जेक्टिविटी बड़ी एक रिलेटिव चीज़ है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन उसी पे आ जाऊँ, मोटरवे रेप केस के ऊपर आ जाऊँ, उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है. उसमें एक क्लियर पोजीशन है कि एक रेपिस्ट है, उसने खातून का रेप किया है, इट इज़ रॉन्ग, ही नीड्स टू बी पनिश्ड, शी इज़ द विक्टिम. देयर इज़ नो टू साइड्स ऑफ द स्टोरी टू दिस. हाँ, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर भी जनरली दोनों साइड की स्टोरी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर नहीं है. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त या उसको अपहोल्ड करने के लिए देयर आर नो टू ओपिनियंस, वो होना चाहिए. इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, देयर आर नो टू ओपिनियंस, नहीं होनी चाहिए. सो कुछ चीज़ों के ऊपर दो राय नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ग्रे एरियाज़ में वो होती हैं. तो आपने फिगर आउट करना है कि आपके लिए आपके कौन से कोर प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे आप किस साइड पे खड़े हैं उन कोर बेसिक चीज़ों के ऊपर, और फिर सिचुएशन वाइज आप उसको अप्लाई करें. सो आई गेस इस तरह कुछ आसान ज़रूर हो जाएगा, बट अगेन अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर ऑपरेटिंग इन ग्रे एरियाज़.
बिल्कुल लेकिन पहले आप ये पूछें अपने आप से कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारी ख़वातीन से जब हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि ग्लैमर पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे आदमियों से बात करते हैं उनको लगता है कि इम्पैक्ट और पावर और ये जो रेलेवेंस है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू जॉइन दिस फील्ड, मोस्ट तो नहीं कहूँगी, कुछ लोग वो शायद उनको पता नहीं है वो ये क्यों करना चाहते हैं। वो समझते हैं पैसे बहुत अच्छे हैं, देखिए ना कितनी पावरफुल बात है, देखिए फेम है। these are all the wrong reasons, you know। आपको काम enjoy करना चाहिए, आपकी natural inclination होनी चाहिए है, तब आप वो काम करें, उसी में तभी आप एक्सेल करेंगे। अगर आप में नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, अगर आप में पैशन नहीं है, अगर आप में शौक नहीं है, तो फिर आप ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर आप बहुत एक्सेल कर पाएंगे। सो पहले तो फिगर आउट करें कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न व्हाई यू वांट टू कम अप। फेम, पैसा वो ठीक रीज़न नहीं है, वो फॉलो करते हैं आपको अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे, आप उनके पीछे नहीं भागते, वो आपके पीछे भागते हैं अगर आप एक्सेल करेंगे। सो पहले ये सोच लें कि मैं अगर जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो रियलिस्टिकली मैं देख लूँ कि क्या मुझ में वो खसूसियात हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी ख्वाहिशात के दरमियान में बहुत फ़र्क होता है। तो अब वो देखें कि वो फ़र्क बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो कम फ़र्क है और उसको आप ब्रिज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो रियलिस्टिकली पहले खुद सोचें कि ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं, मुझे सूट करता है या नहीं, और फिर फैसला कीजिए। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है। काश मैंने बचपन में मुझे मौका मिला होता, मैं भी सीखती गाना। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद अब मैं सीखूँ इस साल, और अब इस साल नहीं तो अगले, मतलब ज़रूर एटलीस्ट मैं मुझे ये है कि मैंने ज़रूर कोशिश ज़रूर करनी है कि मैं गाना गाना सीखूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।